बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज बंगाल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी का तमिलनाडु दौरा, जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट की करेंगे अपील। दिल्ली हाईकोर्ट में आज पेश होंगे केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे हाईकोर्ट में पेशी। सीबीआई के हलफनामे पर जवाब दर्ज कराने की करेंगे मांग। ट्रंप के ईरान को खुले धमकी। दूसरे दौर की बातचीत से पहले दी चुनौती। कहा, डील से हटा ईरान तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चलिए बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। खबर बंगाल से जुड़ी हुई है क्योंकि चुनावी राज जो है बंगाल में इस वक्त गहमागहमी देखने को मिल रही है क्योंकि बहुत ज्यादा दिन चुनाव में रह नहीं गए। अब बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। आज बंगाल चुनाव में देखिए, आज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 3 जनसभाओं को सीएम योगी आज संबोधित करेंगे और हम जानते हैं कि सीएम योगी की डिमांड इस समय चुनावी राज्य में कितनी ज्यादा है। सीएम योगी अपने फैसलों की वजह से सीएम योगी खासतौर पर अपराध के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं, उसके तहत जो बुलडोजर की कार्रवाई सीएम योगी के आदेश पर चलता है अपराधियों को सबक सिखाने के लिए, बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी फेमस है। और अब देखिए, बुलडोजर बाबा आज बंगाल पहुंचेंगे। हालांकि कई दिनों से वो बंगाल के दौरे पर हैं, लेकिन बंगाल में आज 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे, जनता को साधने की कोशिश करेंगे। आज 20 तारीख है, 23 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, 29 को दूसरे चरण का चुनाव है बंगाल में और 23 यानी कि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहने वाला है। कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले आज सीएम योगी जनसभा करने के लिए बंगाल पहुंच रहे हैं। तो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के दौरे से जुड़ी क्या कुछ तमाम जानकारी हम अपने सहयोगी और ब्यूरो चीफ संजीव से जान लेते हैं। संजीव, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आज जो बंगाल के दौरे पर रहेंगे, हालांकि कई दिनों से वो बंगाल के दौरे पर रह रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, आज का क्या उनका खास प्लान? देखिए, कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है स्टार प्रचारक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज जो है उनका पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पे 3 विधानसभा में जो है उनकी जनसभा है। सबसे पहली जो जनसभा है वो पिगला विधानसभा में है, दूसरी जो है जयपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है उनकी जनसभा है और तीसरी जो है गारबेज विधानसभा क्षेत्र में जो है उनकी जनसभा है। इससे पहले शनिवार को भी जो है उन्होंने 2 वहां पर जनसभा की थी और इसके अलावा बांकुड़ा में जो है उन्होंने रोड शो किया था और इस दौरान जो है भारी संख्या में जो जनसैलाब है वो उमड़कर आई थी। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ब्रांड जो है एम्बेसडर भी कहे जाते उत्तर प्रदेश के, और लगातार एक के बाद एक, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात कीजिए जैसे बिहार में, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वहां पर भी जो है उन्होंने कई चुनाव प्रचार किए थे और जनसभाओं को संबोधित भी किया था। इसके अलावा जो है रोड शो भी किया था और ऐसे में पश्चिम बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से जो है वो चुनाव को जीतने के लिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वहां पर अपनी ताकत को झोंके हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर सांसद अगर कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह के, तो वो भी लगातार वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा कल जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है वहां पर जनसभा की थी और उसके अलावा जो है सड़क के किनारे एक बिहारी बाबू की दुकान से जो झालमुड़ी खरीद कर जो उन्होंने खाई, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से उन्होंने बिहार में चुनाव जीता, अन्य स्टेट में चुनाव जीता, तो अब इस बार जो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है काफी ज्यादा रोचक है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में झोंक दिया है। जी, जाहिर बात है संजीव, कल हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं और अब सीधे रोड शो भी जब वो करते हैं, जनता से
संवाद करते हैं तो जिस तरीके से आपने बताया कि झालमुड़ी की दुकान पर रुकते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो आजकल जो है ट्रेंड में भी है, चर्चा में भी है। लेकिन इस बीच सीएम योगी की अगर हम खासतौर पर बात करें, क्योंकि सीएम योगी बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, सीएम योगी की एक अलग ही डिमांड होती है चुनावी राज्यों में खासतौर पर। आज सीएम योगी जब पहुंचेंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी जो है टीएमसी पर निशाना साध रही है। आज जब मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर, तो क्या लगता है आज भी कानून व्यवस्था को लेकर जमकर जो है वो हमला बोलते हुए टीएमसी पर नजर आएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के लिए ही जाने जाते हैं, यानी कि जिस दौरान अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उन्होंने पहली बार जब शपथ ग्रहण किया था तो उन्होंने जो जीरो टॉलरेंस की बात की थी। अब यही स्थिति जो है अब वो जो है पश्चिम बंगाल से भी कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती तो वहाँ जीरो टॉलरेंस रहेगा। इसके अलावा जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है, जिन जिन स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, वहाँ पे जिस तरह से विकास हुआ है, अगर पश्चिम बंगाल में भी उनकी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर जो है वहां पर विकास की बहार आ जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि विकास का मुद्दा है या फिर कानून व्यवस्था समेत अन्य कई मुद्दे हैं। चाहे महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार चला रही है, तो ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार बनती तो राज्य सरकार की ओर से जो भी महिलाओं के लिए या फिर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों के लिए जो योजनाएं हो सकती हैं वो वहाँ पर लागू किया जाएगा। और डबल इंजन की सरकार लगातार जो पश्चिम बंगाल में विकास की बात कह रही है। जी संजीव, क्योंकि अभी महिला आरक्षण बिल को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इस बीच सीएम योगी आज पहुंचेंगे और क्योंकि बंगाल में पिछले दिनों हमने देखा आरजीकर की घटना होती है, लॉ स्टूडेंट के साथ में दुष्कर्म की घटना होती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर, और क्योंकि बीजेपी ने इस बार आरजीकर की जो पीड़िता है उनकी माँ को भी टिकट दिया है, तो क्या ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बीजेपी के जो तैयार रणनीति है, जो समीकरण है, ये बदलने में मदद करेगा? क्योंकि सीएम योगी इन तमाम चीज़ों का जिक्र आज एक बार फिर से जब जनसभा करेंगे तो कर सकते हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी लोकसभा में जो है महिला आरक्षण से जुड़े जो विधेयक थे उन पे उनके संशोधन की बात को लेकर जो है वोटिंग हुई थी, और जिस तरह से ये कहा जा सकता है वो पास नहीं हो पाया, तो उसके बाद लगातार जो है केंद्र की जो सरकार है या फिर प्रदेश में जहाँ भी एनडीए की सरकार है वो लगातार जो विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कल जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और उन्होंने ये कहा कि विपक्ष नहीं चाहती है कि महिलाओं का विकास हो सके, महिलाओं को आरक्षण मिल सके, जिससे कि वो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि वो आगे बढ़ सके। तो ये निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि इन सभी मुद्दों को लेकर जो है पश्चिम बंगाल में जो आज जनसभा हो रही है उन मुद्दों को भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि जितने भी एनडीए के जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार जो है पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं और एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो है चुनाव में मतदान में भी वक्त नहीं बचा है, क्योंकि 23 अप्रैल को जो है मतदान होना है। तो ऐसे में जो है कल यानी कि 21 तारीख को जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा, और शायद यही कारण है कि सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार एक के बाद एक जो है जनसभा कर रहे हैं या फिर ये कहा जा सकता है कि रोड शो भी कर रहे हैं। जी संजीव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे सीएम योगी हो, चाहे हम ये बात करें कि प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम जितने भी बड़े नेता हैं वो इस वक्त बंगाल में जो है डेरा डाले हुए हैं, जैसे कि आपने बताया। जाहिर बात है, क्या अभी भी ऐसा सिनेरियो है कि बंगाल जो है बीजेपी के लिए अभी भी एक अभेद्य किला वैसा ही बना हुआ है जैसा पिछले 10 सालों से है? कोशिशें लगातार चल रही हैं, सीटें भी बढ़ती हैं, लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं आता है जो बीजेपी जिसकी उम्मीद करती है। इस बार का क्या सिनेरियो रहेगा, आप अपने अनुभव से दर्शकों तक भी पहुंचाइए। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो पश्चिम बंगाल की जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए बनाम जो है दीदी हो गया है। लगातार जो है जिस तरह से सरकार जो है बनी हुई है वहां पर, तो ऐसे में उस अभेद्य किला को भेदना भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम भी है और मुश्किल भी है। और शायद यही कारण है कि लगातार जो है एक के बाद एक जो है वहां पर जनसभाएं की जा रही है, रोड शो किया जा रहा है, जो बड़े नेता है वहां पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इस बार के अगर सिनेरियो की बात की जाए तो कुछ बदलाव दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां की जो जनता है वो कुछ ना कुछ बदलाव चाह रही है। और हो
हो सकता है कि इस बार जो है बदलाव का बाहर देखने को मिल सकती है। तो शायद यही कारण है कि लगातार जो है वहां पर एक के बाद एक जनसभाएं की जा रही हैं, रोड शो किया जा रहा है। लेकिन अगर ममता सरकार की बात की जाए तो वो भी जो है काफी ज्यादा सक्रिय हैं और लगातार जो है जनता से वो भी अपील कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो जनसभा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो कई ऐसे मुद्दे रखे हैं, जैसे कि घुसपैठ का उन्होंने मुद्दा रखा है कि जो घुसपैठिए हैं उनकी संख्या। एसआईआर की प्रक्रिया भी अभी पूरी हुई है और 90 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। जाहिर बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा बदलाव, थोड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, तभी देखना होगा कि आखिर जनता का भरोसा किस पर है। बहुत शुक्रिया संजीव, आपने विस्तार से बताया। तो चलिए अब दूसरे चुनावी राज्य यानी कि तमिलनाडु की बात करते हैं। अंतिम चरण में चुनाव प्रचार और आज राहुल गांधी एक बार फिर से तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कई जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो राहुल गांधी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहने वाले हैं और तमिलनाडु दौरे पर रहने के दौरान राहुल गांधी जाहिर तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे और माना ये भी जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी राहुल गांधी कहीं ना कहीं जवाब दे सकते हैं। और क्योंकि लगातार विपक्ष जो है साउदर्न स्टेट्स के साथ में नाइंसाफी के आरोप सरकार पर लगा रहा है, कह रहे कि साउदर्न स्टेट ने जिस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उसको लेकर अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण बिल में परिसीमन के दौरान सीट्स जो है साउदर्न स्टेट की कम हो सकती है। तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी बात करेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी का क्या कुछ प्लान है, हमारे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और जान लेते हैं उनसे। स्नेह, क्या कुछ आज राहुल गांधी का प्लान रहने वाला है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर बिल्कुल चल रहा है। कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्या आज राहुल गांधी करने वाले, कहां पर उनकी जनसभा? 21 तारीख को शाम 5 बजे चुनावी प्रचार का क्रम थम जाएगा। यानी कल शाम 5 बजे तक जो है तमाम दलों के नेताओं के पास एक अंतिम मौका है कि जनता से रूबरू हो सके। उसी क्रम में राहुल गांधी लगातार तमिलनाडु के दौरे पर, शनिवार को भी वो तमिलनाडु के दौरे पर है, जहां पर 4 जनसभाएं की थी। आज पुनः राहुल गांधी जो है आज जो तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु में उनकी 4 जनसभाएं हैं। 11 बजे सबसे पहले कन्याकुमारी में उनकी जनसभाएं होंगी। सुचित्रा, यहाँ यह देखना होगा कि तमिलनाडु की अगर बात करें, जिस तरह से कांग्रेस जो है पहले सत्ता में लगातार अधिक कई दशकों से वहां सत्ता में अकेले दम पर बाहर, या हालांकि गठबंधन के साथ कभी एआईडीएमके कभी डीएमके के साथ सत्ता में है। इस समय की अगर वर्तमान की बात करें तो डीएमके के साथ तो वो गठबंधन के साथ सत्ता में है। पिछले चुनाव में जब अच्छा प्रदर्शन हुआ था, कांग्रेस ने काफी जो है एक अच्छा प्रदर्शन किया था, संगठन काफी मजबूत किया था। 18 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर 25 सीटों पर पिछले चुनाव में उन्होंने जो है भाग लिया था। 25 में से 18 सीटें जीती थी और जिस तरह से बीच में संगठन काफी मजबूत रहा था, इस बार भी उन्होंने काफी सीटें मांगी थी गठबंधन से। इस बार उन्होंने 39 सीटें मांगी थी जो है डीएमके से गठबंधन के साथ, लेकिन मूल भाव में उन्हें कुल 28 सीटें, यानी पिछली बार जो 25 सीटें मिली तो उससे अधिक 3 सीटें अधिक मिली, तो 28 सीटें मिली है। तो इस बार जो 28 सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और अगर संगठन की बात करें, अगर चुनाव की तैयारियों की बात करें तो ये तमिलनाडु में चुनाव को लेकर जो तमिलनाडु के साथ साथ जो आसपास के उनके बड़े नेता है, सांसद, मंत्री हैं, तो कुल 28 सीटों पर जो है कर्नाटक के बड़े कद्दावर मंत्रियों को प्रभावी बनाया गया है। वहां पर लगातार जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के जो बड़े नेता है वो 28 सीटों पर जो है प्रभारी बनकर कांग्रेस का चुनावी प्रचार देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कांग्रेस ने इस बार जो है तमिलनाडु काफी मजबूती से लिया है। सभी 234 सीटों पर गठबंधन के जो उम्मीदवार है उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता जो है प्रयास कर रहे हैं। और कुल मिलाकर बात करें तो इस तरह से अब जो है राहुल गांधी का जो कार्यक्रम पहले 18 अप्रैल को पुडुचेरी, अंदरकुप्पम, पानेरी, वेल्लाकुलम में था, उसके बाद आज तमिलनाडु का जो कार्यक्रम उनका जो है आज का जो सोमवार कार्यक्रम है, सबसे पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में लगभग 11 बजे के आसपास जो है राहुल गांधी का कार्यक्रम होगा।
स्नेहा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव का, जैसे कि आप भी बता रहे कि अब बस महज कुछ दिन, अब कहें कुछ घंटे ही रह गए हैं, कल शाम को 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता भी तमिलनाडु के अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रहे हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि साउदर्न स्टेट में बीजेपी की पकड़ अभी भी ढीली है और कोशिश इस बार पूरी है। क्या लगता है, आज राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, डीएमके पहले से ही वहां पर सत्ता में है और एमके स्टालिन क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, अब साथ में हमने देखा है कि किस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर जो है सदन में कांग्रेस हो, सपा हो, डीएमके हो, यानी कि पूरे इंडिया गठबंधन ने इसका विरोध किया। आज जब इसका जिक्र होगा, साउदर्न स्टेट में जो सीट कम करने को लेकर एक बात कही जा रही है, क्या राहुल गांधी तमाम मुद्दों को उठाकर जनता को जो है संबोधित कर सकते हैं? जनता से ये कह सकते हैं कि बीजेपी जिस तरीके से साउदर्न स्टेट के साथ धोखा करना चाहती है उसको हमने रोका, तमाम चीजों को लेकर बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इस क्रम में जो है तमिलनाडु के जो प्रभारी है कांग्रेस के, जो है गुजरात गोवा के बड़े नेता है गिरीश चोवानकर, जो तमिलनाडु के प्रभारी बनाए गए, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा तमिलनाडु से सौतेला व्यवहार करती है, मौका मिलने पर भाजपा को हम हराएंगे। हमेशा हमने भाजपा को यहाँ सत्ता से दूर रखा है और राज्य में परिसीमन एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। हमारे नेता का सोचना यह है कि परिसीमन के माध्यम से जो है केंद्र सरकार तमिलनाडु से सौतेला व्यवहार करने की कोशिश की, तो कम से कम जो है एक तरफ जहां महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल है वो सत्ताधारी एआईडी द्रमुक और कांग्रेस पर हमला बोलेंगे, तो वहीं कांग्रेस और द्रमुक लगातार जो परिसीमन के मुद्दे को लेकर दक्षिण के साथ जो है अनदेखी सौतेला व्यवहार का मुद्दा उठाकर जनता की सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेंगे। जाहिर बात है। तो क्या लगता है, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव होने हैं, ऐसे में अब चुनाव प्रचार में भी ज्यादा समय नहीं है, आज बीजेपी की ओर से, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, कुछ बंगाल के भी दौरे पर रहने वाले, क्योंकि बंगाल में भी पहले चरण का चुनाव है 23 तारीख को, ये कांटे की टक्कर के बीच में आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या बदलाव देखने को मिलेगा तमिलनाडु में? जहाँ तक सुचित्रा पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल निश्चित रूप से बहुत ही कांटे टक्कर, वहाँ पे परिणाम के बारे में कुछ भी कह पाना असंभव है कि जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तैयारियां की और जिस तरह से हर मौके पर जो है सत्ताधारी दल जो टीएमसी वहाँ टक्कर दे रही है, वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में जो है 2 धड़े जो है प्रमुख लड़ाई के होते थे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और अन्ना द्रमुक। चूंकि अन्ना द्रमुक के प्रमुख नेता जयललिता के मरने के बाद 2 नेता उनके बचे थे पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी, दोनों ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं तमिलनाडु को। उसमें से एक ने जो है पार्टी छोड़कर द्रमुक का साथ ले लिया, तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं अन्ना द्रमुक को जयललिता कमी चलेगी और जयललिता की कमी के बाद जो है एआईडीएमके जो थोड़ा सा कमजोर है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कड़ा प्रयास जरूर जो है एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी मिलकर को देने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी वहाँ की जो धरातल की लड़ाई उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु में जो है द्रमुक और कांग्रेस गठबंधन की वापसी की उम्मीद बहुत ज्यादा, क्योंकि लगातार वहाँ के नेता भी कह रहे हैं कि हमने जो है यहाँ पर बहुत काम किया, पिछले 5 सालों में गठबंधन ने काफी काम किया है, गठबंधन का संयोजन बहुत अच्छा है और उनके गठबंधन नेताओं का कहना, यानी कांग्रेस और डीएमके नेताओं का कहना है कि जनता हमसे काफी खुश है और हमारी वापसी सुनिश्चित है। ये बात कह रही हैं कि हमने जनता को ये दिया, हमने जनता को वो दिया और हम जनता के लिए आने वाले समय में भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है कि कौन उनके लिए काम करने वाला है और किस पर भरोसा किया जा सकता है। 23 को पहले चरण का चुनाव है बंगाल में और 23 को पहला और आखिरी चरण, यानी कि एक ही चरण में चुनाव है तमिलनाडु में। 4 तारीख को नतीजे आएंगे और देखते हैं कि आगे किस पर जो है जनता भरोसा करते। बहुत शुक्रिया स्नेहा, आपने विस्तार से जानकारी दी। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये खबर भी राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में आज सुनवाई है। हाईकोर्ट ने एफआईआर आदेश पर अहम स्पष्टता दी है, जहां पर केस दर्ज कराने से पहले नोटिस जारी करके पक्ष सुना जाएगा। अदालत ने निर्देश के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाया, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास भारत की नागरिकता है, साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसकी जांच होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को लेकर जो है आदेश जारी कर दिया था।
अब कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जो है नोटिस जारी करके पक्ष सुना जाएगा और आज राहुल गांधी को पेश होना है। और लेकिन क्योंकि चुनावी दौरे के लिए राहुल गांधी तमिलनाडु भी जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि आज क्योंकि डेट है, तारीख है, तो इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या राहुल गांधी पेश होंगे या फिर चुनाव का हवाला देते हुए एक अगली तारीख मांगी जाएगी। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में आज सुनवाई होनी है। राहुल गांधी को पेश होना है, लेकिन क्योंकि तमिलनाडु के दौरे पर भी है राहुल गांधी, चुनावी जनसभा करेंगे वहां पर, तो अभी संशय का विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी क्या कोर्ट के सामने पेश होंगे, अपने पक्ष रखेंगे या फिर चुनाव का हवाला देते हुए आगे डेट बढ़ाई जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर। देखिए, जंग के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ गया। इस्लामाबाद में होगी अमेरिका और ईरान की बातचीत, यानी कि एक बार फिर से ये तीसरी दौर की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। माफ कीजिए, दूसरे दौर की ये बातचीत रहने वाली है। इसके पहले जब दूसरे दौर की बातचीत को लेकर चर्चा हुई थी, उस दौरान वो वार्ता हो नहीं पाई थी। अमेरिका और ईरान के बीच में दूसरे दौर की वार्ता होगी। पाकिस्तान जाएगा, अमेरिका का डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा। उम्मीद है कि ईरान समझौते को मान लेगा, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता के बीच में ट्रंप के ईरान को ये खुली धमकी भी सामने आई है, डील ना होने पर पुल और पावर प्लांट तबाह कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद तमाम वो तरीके अपना रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हाथ कुछ नहीं आ रहा है। ईरान अपनी बात पर अड़ा हुआ है, ईरान अपनी बात पर डटा हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ये कह सकते हैं कि हर दिन में 24 घंटे में 24 बार अपने बयान बदलते रहते हैं। और अब बातचीत से पहले एक बार फिर से ईरान को धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात होगी कि क्या ईरान इन धमकियों से डरेगा या फिर अपने उन तमाम शर्तों पर अड़ा रहेगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिजनौर से ये खबर है, जहां पर मकान में भीषण आग लगी है। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई है और आग लगने की वजह से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर बिजनौर से सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से जो घर में है आग लगी और जिसके बाद सारा सामान जलकर खाक हो गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। एक घर बनाने में पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, खून पसीना एक हो जाता है घर बनाते हुए, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो जाहिर बात है उस परिवार के मन में, उन लोगों के मन में क्या बीत रही होगी, उनकी क्या इस वक्त स्थिति होगी, इस बात का अंदाज़ा आप इस जलती हुई अग्नि से लगा सकते हैं। घर का सामान जलकर खाक हो चुका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और देखिए स्थानीय लोग और आसपास के जितने भी लोग थे, शुरुआत में उन्होंने बहुत कोशिश की कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से चंद मिनटों में ये पूरा घर जलकर राख हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से पहुंची और आग पर काबू पाया। इस वजह से आग जो है आसपास के घरों को अपनी चपेट में नहीं ले पाई, गनीमत रही है। हालांकि ये परिवार जो था जिसका ये घर है जल चुका है, उसका रो रो कर अभी बुरा हाल है। गाजियाबाद से खबर। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी भांजू के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और बाद में उसकी हत्या करके वहां से फरार हो गया। वहीं लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन के लिए अलग अलग टीमें जो है गठित की थी। मुखबिरी की सूचना के आधार पर आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहाँ पर भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी मामा गिरफ्तार कर लिया गया है और दुष्कर्म के बाद इस आरोपी ने हत्या भी कर दी थी बच्ची की। और आए दिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये याद दिलाती हैं कि बच्चियां, महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं हैं। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत 11 तारीख को टीला बोर्ड क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीब उर्फ छोटू, उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई थी
तत्काल उसे वांछित किया गया था और उस पर 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। उसकी तलाश में लगातार स्वाट टीम क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। आज मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टीला मोड़ क्षेत्र में ये अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। उसी को पकड़ने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अन्य 2 साथी यहां पर भागने में सफल हुए। हमारी टीम के भी 2 कांस्टेबल्स घायल हुए। दिल्ली के पास गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना पुलिस ने एक ऐसे कलयुगी मामा को मौत के घाट उतारा है, जिस पर यह आरोप था कि उसने अपनी ही सगी भांजी की पहले दुष्कर्म करा और फिर उसकी हत्या कर दी। दरअसल बीते दिनों एक कलयुगी मामा ने अपनी भांजी का दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने तभी से ही इस कलयुगी मामा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। गाजियाबाद पुलिस क्राइम ब्रांच स्वाट टीम लगातार उस आरोपी को ढूंढ रही थी। आज मुखबिर के द्वारा सटीक जानकारी मिली कि वो कलयुगी मामा टीला मोड़ थाना क्षेत्र में अपने साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए निकला है। पुलिस ने घेराबंदी की और तभी उसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया। उसके पास अवैध हथियार था, जिससे उसने कई राउंड गोली चलाई, जिसमें 2 कांस्टेबल्स गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की गोलीबारी में कलयुगी मामा को भी मौत के घाट उतारा गया है, यानी कि उस बच्ची को अब न्याय मिला है, जिस बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस आरोपी को गिरफ्तार करने में कई जोखिम उठाने पड़े। क्राइम ब्रांच स्वाट टीम और गाजियाबाद पुलिस सर्विलांस टीम लगातार इसको ढूंढ रही थी और ये इतना चालाक था कि पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन अब इसको इसके अंजाम यानी मौत के घाट उतारा गया है। मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी और फिर इसकी मौत हो गई। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर सीधा सवाल हो, जहां सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाए। तेज, सटीक और बेबाक पत्रकारिता के साथ हर पल हर खबर। भारत अपडेट। भारत अपडेट चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूं और जो इसके ऑनर विवेक जी हैं उनको भी हृदय से आभार और बधाई। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत अपडेट समाज की, जनता की और देश और प्रदेश के जो समस्याएं और जो भी है वो जनता तक पहुंचाने में अपना सफल होगा, नीचे तक पहुंचेगा और आगे फ्यूचर में और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरी शुभकामनाएं और इसका लाभ आम जनता को मिलेगा। इसके साथ में मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं भारत अपडेट के और उनके मालिक विवेक जी को। जब खबरें बनती हैं तो सच सामने लाने के लिए चाहिए एक बेखौफ आवाज, जहां हर खबर पर पैनी नजर हो, जहां हर मुद्दे पर